जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं सर। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेकंड लेक्चर। कल हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ों पर डिस्कशन की थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, जिसमें मैंने कांस्टेंट पे डिस्कशन की थी, वेरिएबल आपको बताया था, फिर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बताया था, और देन फिर फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात की थी। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन पे बात की थी। तो ये सारी चीज़ों पे मेरा ख्याल है हम लोगों ने कल डिस्कशन की थी। तो एक चीज़ जो रह गई थी वो थी स्लोप। मैंने कहा था मैं कल आपसे स्लोप पे बात करूँगा। तो स्लोप पे बात करते हैं। स्लोप क्या है? ये वर्ड जो है वो बार बार यूज़ होगा इकोनॉमिक का। मतलब ये है कि स्लोप दो चीज़ों को शो करता है। नंबर वन, ये शो करता है डायरेक्शन, और नंबर टू ये शो करता है स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। तो स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व, ये दो चीज़ों को शो करता है, डायरेक्शन और स्टीपनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि डायरेक्शन का क्या मतलब है। डायरेक्शन का मतलब वही है जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्शन दो तरह की हो सकती हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक कर्व जो होगा या तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा या वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो पॉजिटिवली स्लोप मैंने कल बताया था आपको कि लेफ्ट टू राइट जो है वो अपवर्ड होगा, और नेगेटिवली स्लोप जो होगा वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी दुनिया का कर्व हो उसको आपने लेफ्ट से पढ़ना शुरू करना है और राइट की तरफ जाना है। लेफ्ट टू राइट या तो अपवर्ड होगा या फिर लेफ्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो पॉजिटिव का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये अपवर्ड, और जो ये है ये लेफ्ट टू राइट क्या है भला, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन के हवाले से हमने देखना। अच्छा, फिर ये जो दो चीज़ें हैं ये स्लोप बताएगी हमें, यानी स्लोप हमें बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ द कर्व क्या है, और दूसरा वो बताएगी कि ये स्टीपनेस है या फ्लैटनेस है। अब इसमें अगली चीज़ ये समझने वाली है कि स्टीपनेस और फ्लैटनेस का क्या मतलब है। स्टीपनेस का मतलब ये है कि अ कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स वर्टिकल। समझ रहे हैं? अ कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स वर्टिकल। और फ्लैटनेस का मतलब ये है अ कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। यानी ये देखें ना, स्टीपनेस का मतलब हम ये ले रहे हैं, स्टीपर। स्टीपर का मतलब ये है, स्टीपर का मतलब ये है कि टेंडेंसी टूवर्ड्स वर्टिकल। ठीक है। और फ्लैटर का क्या मतलब है? फ्लैटर का मतलब है टेंडेंसी टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, समझ गए ना। यानी वर्टिकल का मतलब ये है
कि वाई एक्सिस की तरफ होना, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक्स एक्सिस की तरफ होना। और ये ज़हन में रखें कि ये टेंडेंसी है, यानी एक रुझान है। अगर एक कर्व का रुझान किस तरफ हो, वाई एक्सिस की तरफ हो, तो आप कहेंगे वो स्टीपर कर्व है। और अगर एक कर्व की टेंडेंसी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी, तो आप उसे कहेंगे कि ये फ्लैटर है। जैसे अब मैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कि हम एक कर्व बनाते हैं, ये एक कर्व है। अब ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना जी, और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें ये देखिए कि ये पहली बात तो ये कि ये हमें ये तय करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन इसकी क्या है भला, पॉजिटिव, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक हो गया। और अगर हम एक और कर्व बनाएं, और ये फॉर एग्जांपल एक्स है, ये वाई है, और ये कर्व बनाए हम लोग, ये है लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो ये डायरेक्शन वाला जो है ना इशू, ये पहला पॉइंट सॉल्व होता है कि ये वाला ये जो ए वाला ग्राफ है ये पॉजिटिव है, और जो बी वाला ग्राफ है वो नेगेटिव है। डायरेक्शन तो पता चल गई, क्योंकि फिर दोबारा से मैं बता दूं कि ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये अपवर्ड, और ये वाला क्या है, ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये डाउनवर्ड है। और ये इसलिए इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। और इस कर्व को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप। चलें, ये एक मसला जो है वो हल हो गया कि डायरेक्शन हमने क्लियर कर ली। अब आना है कि स्लोप तो दो चीज़ें बताती है, एक डायरेक्शन बताती है, एक स्टीपनेस और फ्लैटनेस बताती है। अब हमने स्टीपनेस और फ्लैटनेस की बात करनी है। अगर हम ये पहला कर्व है, अगर मैं एक और बना दूं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अगर मैं ये एक और बना दूं तो ये भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। देखें, ये तीनों कर्व, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो हैं, ये तीनों जो हैं ये पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं, बिकॉज कि ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो इधर भी हम एक कर्व बना देते हैं, ये भी ये फर्स्ट कह लें, इसको बल्कि फोर्थ कह लेते हैं, ठीक है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और एक ये है, ये सिक्स है। तो कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है 6 कर्व आ गए। 3 इसमें से पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं, 3 इसमें नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये जो सेकंड है इसकी टेंडेंसी, यानी इसकी टेंडेंसी वर्टिकल की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव स्लोप है, बट ये स्टीपर है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है। स्टीपर का मतलब ये है कि वो वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है। और अगर थर्ड देखें तो इसकी टेंडेंसी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये इसकी टेंडेंसी एक्स एक्सिस की तरफ होने का मतलब ये है कि ये हॉरिजेंटल होने की कोशिश कर रहा है, हॉरिजेंटल नहीं है। हॉरिजेंटल तो नहीं है, लेकिन हॉरिजेंटल की तरफ इसकी टेंडेंसी है, इसका रुझान है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये थर्ड कर्व जो है ये फ्लैटर है और फ्लैट कर रहा है, और जो सेकंड कर्व है ये क्या है, ये स्टीपर है। लेकिन तीनों जो हैं ये पॉजिटिवली स्लोप है। अच्छा,
ये तो मैंने दो एक्सट्रीम लाइनें खींची ना, दूसरा और तीसरा। अगर हम फर्ज करें कि मैं कहता हूँ जी कर्व नंबर 1 और 2 में बताइए स्टीपर कौन सा है, तो आप देखें कौन सा वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, तो वो सेकंड है। तो आप कहेंगे जी ये सेकंड जो कर्व है ना, ये स्टीपर है। और अगर मैं कहूँ कि यानी फर्स्ट और थर्ड में बताइए कि कौन सा स्टीपर है, तो आप देखें तो फर्स्ट जो है वो ज़्यादा वाई एक्सिस की तरफ रुझान रखता है। तो आप कहेंगे फर्स्ट स्टीपर है इन विद कंपैरिजन विद थर्ड पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। तो ये फर्स्ट स्टीपर है किसके मुकाबले में? थर्ड के मुकाबले में। अगर मैं कहूँ कि सेकंड और थर्ड में बताइए कि कौन सा स्टीपर है, तो आप कहेंगे सेकंड स्टीपर है, क्योंकि वो वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, और थर्ड जो है वो फ्लैटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व हॉरिजेंटल एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा वो फ्लैटर होगा, और जो कर्व वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा उसका रुझान, तो वो स्टीपर होगा। इसी तरीके से आप देखिए इस डायग्राम में, जो बी डायग्राम है, इसके अंदर चौथा कर्व है, ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड है, पांचवा भी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये क्या है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। अब हमने ये देखना है कि इनमें से स्टीपर कौन सा है, तो पांचवा जो है वो स्टीपर है, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है। और छठा जो है वो फ्लैटर है, क्योंकि वो हॉरिजेंटल होने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कोई भी दुनिया का कर्व हो, वो उसकी दो एक्सट्रीम्स होती हैं, या वो वर्टिकल होता है या वो हॉरिजेंटल। जैसे अगर हम ये देखें तो इसके अंदर ये वर्टिकल हो गया यहाँ पे आके, और इधर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ये हॉरिजेंटल हो गया। तो इसी तरीके से इधर देखें तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है? वर्टिकल। और ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है? ये यहाँ पे आके हॉरिजेंटल हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ये यहाँ पे हॉरिजेंटल हो जाता है, लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छठा है ये हॉरिजेंटल की तरफ है, और ये पांचवा जो है ये किसकी तरफ है? ये वर्टिकल की तरफ है। तो अब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जो वर्टिकल होने की कोशिश करे वो स्टीपर, और जो हॉरिजेंटल होने की तरफ जिसका रुझान हो वो फ्लैटर होता है। तो अब आपको समझ आ गया कि अब हमें ये देखना है कि कौन सा जो है वो कर्व है, उसकी उसकी स्लोप जब हम कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि कौन सा वो कर्व किस डायरेक्शन में है, और फिर नंबर 2 उसकी डायरेक्शन के बाद वो किस जगह पर है, यानी वो स्टीपर है या वो फ्लैटर है। ये है स्लोप की बात। यानी स्लोप जो है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए कर्व एंड स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। ये स्लोप की डेफिनेशन होगी। स्लोप शोज द डायरेक्शन ऑफ द कर्व एंड स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। अच्छा, मेरा ख्याल है ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो आगे अगर हम चलें, नेक्स्ट चलें, तो वो ये है कि इसको स्लोप को मेजर कैसे करते हैं। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ स्लोप की बात कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ स्लोप जब करेंगे तो स्लोप का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो स्लोप का फार्मूला है क्या भला? चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। ये फार्मूला है स्लोप का। समझ गए? अब ये समझते हैं, ये पहले मैंने बताया कि स्लोप कहते किसे हैं, और स्लोप की डेफिनेशन आपको बताई। अब है स्लोप को मेजर कैसे करना है। जब आप स्लोप को मेजर करेंगे तो अब इसमें ये बात समझने वाली है कि ये डेल्टा है, चेंज जिसे कहते हैं डेल्टा इन राइज का मतलब है वाई एक्सिस, और डिवाइडेड बाय चेंज इन रन। रन का मतलब है एक्स एक्सिस। समझ गए? तो ये आपके पास बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्लोप की बात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर
फॉर एग्जांपल ये मैं एक लाइन खींचता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ ये y है और ये x है। तो ये वाला जो पोर्शन है सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम राइज कहेंगे, और ये वाला जो सारा पोर्शन है इसको हम रन कहेंगे। समझ गए बात? ये रन है, एक्स एक्सिस जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये राइज। तो चेंज, ये जो डेल्टा है, डेल्टा कैसे मेजर करते हैं? डेल्टा, तो डेल्टा मेजर करने का क्या फार्मूला है? वो है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। समझ गए? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो ये आपके सामने है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि डेल्टा कैसे मेजर करते हैं। मैंने वेट की एग्जांपल दी थी आपको। तो मैंने कहा था फर्स्ट करें कि मेरा अब वेट जो है वो 100 केजी है और मेरा जो ओल्ड वेट था वो 80 केजी है, तो चेंज इन वेट कितना आ जाएगा? 20। ये ज़हन में रखना है कि जो ये ज़हन में रखना है आप लोगों ने कि में से ओल्ड वैल्यू माइनस कर देंगे। समझ गए? अच्छा, अब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये एक लाइन लगाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ ये एक कर्व है, ए कर्व है, और इसके फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ये मैं हेल्पिंग लाइंस लगा के आपको समझा रहा हूँ। ये पॉइंट्स हैं और मैं आपसे कहता हूँ फ़र्ज़ करें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, और फ़र्ज़ करें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द स्लोप बिटवीन ए एंड बी। स्लोप हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान ही मेजर होगी, क्योंकि डेल्टा है ना। तो डेल्टा डेल्टा का जो कहानी है वो दो पॉइंट्स चाहती है, एक न्यू पॉइंट, एक ओल्ड पॉइंट। ठीक है ना जी? अच्छा, तो आप क्या करेंगे? अब आपको मैंने एक बात समझाई हुई है कि कोई भी कर्व हो तो आपको उसमें क्या करना है, आपने उसमें लेफ़्ट टू राइट उसको पढ़ना है। तो ये कर्व में अब लेफ़्ट टू राइट पढ़ें तो इसमें पहला पॉइंट स्मॉल ए आता है, फिर दूसरा पॉइंट ये बी आता है। तो ओल्ड पॉइंट क्या होगा? वो ए होगा, और न्यू पॉइंट क्या होगा? न्यू पॉइंट जो होगा वो बी होगा। यानी ये आपका ओल्ड वैल्यू होगी, और ये जो होगी ये क्या होगी? ये न्यू वैल्यू होगी आपके पास। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कोई भी कर्व हो उसको कहाँ से पढ़ना है? उसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है। बस ये अपने ज़हन में रखना है, लेफ़्ट टू राइट रीड करना है आप लोगों को। अच्छा, अब आप फार्मूला लिखें। तो फार्मूला में क्या करेंगे आप ये फार्मूला है स्लोप का, तो आप कहते हैं स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन राइज, है ना? चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा से लिखें स्लोप फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू डेल्टा, और राइज पर क्या है? राइज पर देखें तो वाई वाई है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर, फिर ये डेल्टा वैसे ही आ जाएगा डेल्टा, और रन पर क्या है? रन पर है एक्स वेरिएबल, तो आपने उसको लिख दिया डेल्टा एक्स। समझ गए? ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने डेल्टा वाई फाइंड करना है, और डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं डेल्टा भी बताया। डेल्टा का फार्मूला ये है हमारे पास, न्यू वैल्यू। अब न्यू वैल्यू क्या है, ए या बी? बी। तो पहले वाई में देखें तो बी माइनस ए करेंगे आप, बी माइनस ए। तो बी पर जो वैल्यू है किसकी भला? बी पर जो वैल्यू है वो वाई की, वो क्या है? 8। और तो इसका मतलब आएगा यहाँ पे 8, और फिर ये यानी ये फार्मूला जो अभी हमने बताया न्यू वैल्यू, और फिर ओल्ड वैल्यू क्या होगी? ओल्ड वैल्यू है 10, तो 8 में से 10 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा वाई। उसके बाद डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो न्यू वैल्यू क्या है जो बी पर है? तो वो है 4, तो 4 माइनस, और फिर न्यू ओल्ड वैल्यू क्या है? वो है 3। तो आपके पास आ जाएगा जवाब, वो क्या होगा? -2/1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्लोप आई है इस कर्व की बिटवीन ए, ये स्लोप आई है बिटवीन ए टू बी,
यानी वी हैव फाउंड स्लोप बिटवीन ए एंड बी, ए टू बी। तो स्लोप क्या आई हमारे पास, वो आई -2। आप ज़रा गौर करें, मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होती है वो दो चीज़ों को शो करती है। पहला डायरेक्शन, ये देखें डायरेक्शन को शो करती है, और दूसरा स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व को शो करती है। तो आप देखें जो ये जो स्लोप आएगा, स्लोप का जब भी बात आएगी तो स्लोप के अंदर क्या होगा, साइन आएगा और उसके साथ जो है वो वैल्यू आएगी। आप देखें ये साइन है और ये क्या है, वैल्यू है। साइन किसको शो करेगा, साइन डायरेक्शन को शो करेगा। साइन किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। ये मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, ठीक है ना जी। और जो वैल्यू है वो किसको शो करेगी, वो शो करेगी स्टीपनेस और फ्लैटनेस को शो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मेरे पास ये कर्व ना भी होता, ये वाला ये ग्राफ ना भी होता और मुझे बताया जाता कि एक कर्व है उसकी स्लोप -2 है, तो मेरे जहन में फौरी आता कि वो नेगेटिव डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है, यानी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। और नंबर 2 उस वैल्यू 2 है। लेकिन एक सिंगल स्लोप की वैल्यू से आप स्टीपनेस और फ्लैटनेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब तक कि दो पॉइंट्स ना आए तो फिर आप उसको कंपेयर करके बता सकते हैं। यानी मैं आपको कहूँ कि एक और कर्व है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कहते हैं कि दो कर्व हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक कर्व ये है, ये ए कर्व है और एक बी कर्व है। अब आप यहाँ पर ए से बी तक एक वैल्यू फाइंड कर लें और फिर यहाँ से ए से बी तक या सी से डी तक वैल्यू फाइंड कर लें, तो आप फिर जो स्लोप निकलेगी ए से बी और स्लोप सी से डी जो आप निकालेंगे दो पॉइंट्स पर, उनको आपस में कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा स्टीपर कर्व होगा और कौन सा फ्लैटर कर्व होगा। समझ गए। लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव आएगी। समझ गए। अच्छा, अगली बात ये है कि अगली बात ये है कि हमें ये समझना है कि जो स्टीपर कर्व होता है, स्टीपर कर्व हैज मोर स्लोप देन द फ्लैटर कर्व। स्टीपर कर्व की स्लोप ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी, स्टीपर की स्लोप ज़्यादा आएगी, क्यों ज़्यादा आएगी, क्योंकि स्लोप का जो फार्मूला है वो है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आप बताइए, इसमें राइज पोर्शन जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप लोग ये तो जानते हैं ना कि ये चीज़ होती है न्यूमिरेटर, ऊपर वाली, और इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी अगर न्यूमिरेटर इसको हम n कह दें और डिनोमिनेटर इसको d कह दें, अगर ये अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो जवाब जो होता है वो 1 आता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 10/10, तो जवाब क्या आएगा, 1। समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर ये हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि ये है 20/10, तो आप देखें न्यूमिरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमिरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, जैसे इस केस में आप देखें तो 20 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 10 से, है ना। इधर क्या था, इधर ये था कि 10 और 10 क्या आए थे, बराबर आए थे, तो जवाब क्या आया था, 1 आया था, क्योंकि न्यूमिनेटर भी 10 था और डिनोमिनेटर भी 10 था इस एग्जांपल में। ये वाली बात जो हम कर रहे हैं, ये वाली, ये इधर मैंने समझाई। और अगर ये देखें, ये वाली एग्जांपल लें, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसमें न्यूमिनेटर, तो इसमें जब न्यूमिनेटर ज़्यादा आएगा तो स्लोप की, क्योंकि ये स्लोप क्या है, न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो बटे में है कोई चीज़,
तो आप का जो आंसर होगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर 2 आएगा। इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि 10/20 हो जाए, 10/20, तो इसमें क्या होगा? इसमें देखें न्यूमरेटर जो है, इसमें न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर क्या है भला? 10 है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। 10 न्यूमरेटर, ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। तो ये 10 जो है दैट इज लेस देन 20। तो जवाब 1 से कम आएगा। ये चीज़ समझनी है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्लोप भी बढ़ेगी। और यहाँ पर स्टीपर जो कर्व होता है उसमें अगर आप देखें तो न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा आती है। जैसे आप चेक करें, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक कर्व बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ मज़ीद आ जाएगी। देखिए मैंने अभी तक आपको इकोनॉमिक्स शुरू नहीं कराई है, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर तक शुरू करते भी हैं। ये देखें, ये एक, और फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, और एक ये लाइन है। अब आपको पता है कि ये जो कर्व बी है ये फ्लैटर है क्योंकि ये हॉरिजेंटल की तरफ जा रहा है, और जो कर्व ए है ये स्टीपर है क्योंकि ये वर्टिकल की तरफ जा रहा है। लेकिन दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड है क्योंकि दोनों लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। समझ रहे हैं ना ये बात? दोनों लेफ्ट टू राइट क्या है? तो आपको नजर आएगा कि इधर जो डिस्टेंस है, इधर जो अपना चेंज आया है वो सिर्फ इतना आया है ये। और इधर अगर देखें आप तो आपको पता चलेगा कि इधर जो डेल्टा है वो ये है, इतना बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा यहाँ से यहाँ तक है, ये डेल्टा है। और इधर जो डेल्टा है वो ये वाला। तो इसका मतलब ऊपर जब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे ए से बी, तो हमारा फार्मूला है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, है ना? तो आपका ये वाला जो डेल्टा होगा, डेल्टा यानी वाई, वो इतना होगा, और जो डेल्टा एक्स होगा वो छोटा होगा। तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ज़्यादा आएगी, स्लोप बढ़ जाएगी, इसलिए स्टीपर कर्व की स्लोप ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इधर 2 पॉइंट्स उतनी डिस्टेंस पे ले लें, ये देखें ए और बी, ठीक है ना जी, तो आपको नज़र आएगा कि ये देखें क्या होगा। ये देखें ज़रा, ये देखें इधर डेल्टा ज़्यादा आ रहा है और इधर डेल्टा छोटा आ रहा है। और जब हम स्लोप के फार्मूले में लिखेंगे तो ये राइज वाला डेल्टा ऊपर आता है, रन वाला डेल्टा नीचे आता है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि ये देखें ना, राइज, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन, ये स्लोप का फार्मूला। तो ये आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो इधर डेल्टा बड़ा आएगा। और जब नीचे वैल्यू ज़्यादा हो जाती है डिनोमिनेटर की तो वैल्यू कम आती है। देखें जब जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, ये जैसे ये वाली बात हमने यहाँ पे की हुई है, तो आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कम आएगी। जैसे यहाँ पर 1 से कम आ रही, इसी तरीके से। लेकिन जब यहाँ पे आप होंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे देखें तो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है इस जगह पर। और इस जगह पर क्या है? इस जगह पर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। समझ गए? ये एग्जाम्पल से भी आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो चलें जी, ये अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो स्लोप की है। तो स्लोप मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब इसकी एक दो चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि स्लोप को जो है वो हम इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में मार्जिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल। स्लोप मार्जिनल। इसी तरीके से टेन थीटा, और इसी तरीके से डेरिवेटिव, ग्रेडियंट,
ग्रेडियंट, ये सारा एक ही चीज़ है, ये सारा एक ही चीज़ है। स्लोप कह लीजिए, मार्जिनल कह लीजिए, टेन थीटा कह लीजिए, डेरिवेटिव कह लीजिए, ग्रेडियंट कह लीजिए, ये सारी एक ही टर्म है, इसको आपने याद रखना है। और इसका फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, फार्मूला है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो अब मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, आपको ऐसे जस्ट टेस्ट करता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एक ये मैं कहता हूँ आपसे कि ये फ़र्ज़ करें कि ये एक कर्व है, इसकी स्लोप बताइए। तो आप क्या बताएंगे इसकी स्लोप? आप तो परेशान हो जाएंगे कि ये ना तो ये कहीं पे लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, कहीं लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? तो आपने कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, आपने कहना जी इसकी स्लोप का फार्मूला आपने लिखना है। आपने कहना है कि स्लोप है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आपने कहना है कि स्लोप वेरिएबल है, तो आपने कहना है डेल्टा वाई, और ये डेल्टा वैसे लिखना है ये वाला, और रन पर देखना कौन सा वेरिएबल एक्स। तो आपने कहना जी इसकी स्लोप है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, बस कहानी खत्म। समझ आ गई? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ y की जगह पे मैं लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ k, और इधर मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ l। तो अब बताएं, अब इस कर्व की स्लोप क्या होगी, इस कर्व की स्लोप क्या होगी? तो आप फार्मूला वही है, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ठीक है, इसका इसका स्लोप होगी, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर डेल्टा एल, ये इसका स्लोप, दैट्स इट। तो अब आपने स्लोप कभी भी पूछा है तो आपने उसके वाई एक्सिस पे देखना है कौन सा वेरिएबल है, और एक्स एक्सिस पे देखना है कौन सा वेरिएबल है, और डेल्टा के साथ लिख देना है। डेल्टा मैंने अभी बता दिया है कि डेल्टा कैसे मेजर करते हैं, डेल्टा का फार्मूला भी बताया मैंने आप लोगों को। तो डेल्टा का ये फार्मूला है, ये आपके सामने, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो ये डेल्टा का फार्मूला, ये आपने ध्यान में रखना है कि डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं। चलें जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है चीज़ें काफ़ी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर हम अब हम ऐसा करते हैं कि अपना इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे ज़रा बताइए, कोई इशू है तो मैं चेक करूं क्या इशू हो सकता है। मैं अभी उसमें जाके देखता हूँ, अगर आपका कोई इशू है तो उसको मैं देखता सर हूँ। ज़्यादातर बच्चे सर इसका बुक्स का पूछ रहे हैं और उसके अक्षर का नाम पूछ रहे हैं, और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं सर। तो वो किसी अच्छा जी, बच्चे मैं को आप इसको शेयर सर बना के उसको व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे शेयर कर दें और सब उसके ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब अगली बात ये है कि हम लोग आप लोग बुक की बात कर रहे हैं आप लोग, तो बुक जो है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, हम सीमा की बुक पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बुक मैं आप लोगों को दे भी देता हूँ। आप में से कल किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि वो सीआर बनना चाहता है, तो वो ज़रा मुझे प्लीज़ अपना वो शो करे, अपना सेल नंबर ज़रा इसमें लिख के भेजे ज़रा, अपना नाम और सेल नंबर ज़रा भेजिए, जो कल मुझे किसी ने कहा था कि मैं सीआर बनना चाहता हूँ। जी प्लीज़ बताइए कौन सीआर बनना चाहता है। सर दो तीन बच्चों ने नाम लिखे हैं, जी तो आपके चैट में आपके आंसर क्वेश्चन में आ रहे हैं एंट्री सर, वो चेक कर लें। जिसको सर बनाना चाहते हैं उसका नंबर अपने पास यहाँ लिख दें सामने, तो सब बच्चे उसको मैसेज करेंगे तो वो उनको ग्रुप में ऐड कर लेगा, और जो भी आपका मटेरियल होगा आप उस ग्रुप में डाल दीजिएगा तो सर वो उनको मिलता रहेगा। जी। तो ये दो तीन लोगों ने कहा कि हमें सीआर बनना चाहते हैं। एक तो तलहा हुसैन है, और दूसरा जो है वो रिमशा है, और तीसरा जो है वो जुनैरा है। मेरा ख्याल है तलहा को हम फिर सीआर बना देते हैं। तो तलहा आप का नंबर
सब लोग नोट कर लें, तलहा का नंबर जो है वो सब लोग नोट कर लें। तो तलहा मैं आपको ना बुक जो है वो सेंड कर दूँगा, ठीक है ना, और बाकी मटेरियल भी सेंड कर दूँगा। तो तलहा का नंबर आप सब लोग जो हैं वो कर लें उसके अंदर, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि सर तला का नंबर सामने लिख दें तो सबको थोड़ा इजी हो जाएगा। एक मिनट, मैं तलहा का नंबर लिख देता हूँ। तो तलहा का नंबर है 033587575 और 75389 ये नंबर है तलहा का, ठीक है जी। तलहा हुसैन, तलहा हुसैन को हम CR बना लेते हैं। तो ये 033358753 का। तलहा आपने ऐसा करना है कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना है, और इकोनॉमिक्स के नाम से बना लें या मेरे नाम से बना लें, और उसमें इन सब लोगों को, आप सब लोगों ने तलहा को अपना जो है ना वो नंबर सेंड कर देना। ये मैंने अभी आपको कह दिया, ये इनको ऐड कर लेंगे और बाकी फिर सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा, ठीक हो गया जी। तो बाकी जो है वो, अगर मेरा नंबर है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वो है 030063000597, ये मेरा नंबर है, ठीक है ना जी। इस पे मुझे भी ऐड कर लीजिए, फिर बाकी जो कोई इश्यूज होंगे वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपके ज़रा क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। तो क्वेश्चंस अभी तक जो है, जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया उस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि कोई आपके जो है प्रॉब्लम, इसमें ज़्यादातर तो बुक से रेलिवेंट ही है। अच्छा जी, इसमें ये है कि ये इन्होंने कहा कि एक दफ़ा रिपीट कर दें, तो वो आप वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा, उसमें रिपीट जितनी दफ़ा मर्जी कीजिएगा। तो डेल्टा, ये क्वेश्चन था कि जस्ट अ मिनट, कि डेल्टा जो है क्या नेगेटिव हो सकता है? तो हो सकता है, डेल्टा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, क्योंकि न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू भी मैंने जो करके दिखाया था उसमें वैल्यू नेगेटिव ही आई थी, ठीक है ना जी। तो डेल्टा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू जो भी होगा वो जवाब आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है कोई आपका ये नंबर शंबर ही आ रहे हैं, बाकी कुछ और नहीं चीज़, ठीक है। ये आप लोग सब ने जो अपने नंबर दिए हैं, ये आप लोग तलहा को सेंड कर दें ये नंबर सारे, ठीक है ना जी। और अगर एक मेरा ख्याल है कि GR भी बना लें CR के साथ साथ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कुछ फीमेल्स अगर अपना नंबर नहीं देना चाहती तो वो GR भी बना लेते हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि GR भी एक ग्रुप बना लें। उससे ये होगा कि कुछ लोग अगर नहीं अपना नंबर शेयर करना चाहते तो वो किसी फीमेल जो है वो उसमें कर सकती। तो उसमें फिर मेरा ख्याल है कि एक नंबर ऊपर आया था, अभी मैं देख रहा हूँ, फीमेल में से बताएं जी ज़रा दोबारा, जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम ज़ाया हो रहा है। कोई GR बनना चाहे तो वो अपना ज़रा नंबर यहाँ पे शेयर करे, तो बाकी फीमेल उनको खुद ही, हाँ ये आ गया नंबर, ये है जस्ट अ मिनट, जुनैरा, जुनैरा अनवर जो है वो, उनको GR बना देते हैं। तो वो नंबर आप जुनैरा का देख लें, 033531644 और 69, ये नंबर है 033531644
69। तो ये जुनैरा है। जुनैरा आप बच्चे जीआर बन गई हैं। अब आपने ना फीमेल्स जो आपसे रब्ता करें उनका ग्रुप लहदा बना लेना है, मेल का जो है वो लहदा बना लेना है, ताकि कोई अगर नहीं कंबाइंड ग्रुप में आना चाहता तो उसमें आ जाए। ठीक हो गया। हम दोनों में आपने मुझे ऐड कर लेना है, मैंने अपना नंबर आपको शो कर दिया। ठीक हो गया। तो ये है जी स्टोरी। अब चलते हैं आगे। ये जीआर का नंबर आ गया हमारे पास, और फिर ये हमारे पास जीआर का नंबर, ये मेरा नंबर है। इस पे भी आप मेरे से भी अगर कोई इश्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन टॉक टू मी, तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अब हम, मेरा ख्याल है कि आगे चलते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स को शुरू कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर अब मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो पिलर्स होते हैं। पहला पिलर है डिमांड का पिलर, और दूसरा पिलर जो है वो है सप्लाई का पिलर। यानी दो पिलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और ख़ास तौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो है डिमांड, और दूसरा क्या है, सप्लाई। अगर आप ये दो पिलर समझ जाते हैं तो आप समझें कि इकोनॉमिक्स समझ आ जाती है आप लोग। और मैं आपको एक बात बताऊं, इकोनॉमिक्स जो है वो कोई मुश्किल पेपर नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक कॉमन सेंस है। अगर अगर हमारे अंदर कॉमन सेंस हो तो हमें इकोनॉमिक्स समझना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, लो आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, बट पीपल आर डूइंग इकोनॉमिक्स। पीपल आर डूइंग इकोनॉमिक्स, इवन के वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, बट दे आर डूइंग इकोनॉमिक्स। आप मेरा ख्याल है कि अगर मैं अभी आपको कोई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो नहीं बताई है, और ना मैंने अभी बतानी है, वो मैंने आपसे पूछना है कि इकोनॉमिक्स क्या है। वो आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह ताला, पढ़ने के बाद बताएंगे ना, अभी नहीं, अभी नहीं। उसकी वजह यह है कि अभी मैं आपको डेफिनेशनों के चक्करों में डालूंगा तो आप डेफिनेशन में घूम जाएंगे, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, छोड़ें इस बात को। अभी सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे से कोई पूछता है ना कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज आई एम डूइंग। यानी जो भी मैं रैशनली करता हूँ वो इकोनॉमिक्स। अब रैशनली क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है आपको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो अस्सलाम वालेकुम भी इकोनॉमिक्स है। वो कैसे इकोनॉमिक्स है? वो ऐसे कि मैंने आपको जब अस्सलाम वालेकुम कहा तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे ये कहा कि आप पर सलामती हो, तो जवाब में भी मुझे जाहिर सी बात है कि आप 100-200 लोग इस वक्त 198 लोग हैं, और जवाब में आप कहेंगे वालेकुम सलाम, तो मुझे कितना बेनिफिट हुआ ज़रा देखें। मैंने तो एक को कहा ना, और वापसी मुझे कितना मिला है, मुझे 198 लोगों ने वालेकुम सलाम कहा। तो ये आम लोग कहेंगे कि दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, बट एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ एन एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, कि मैंने बेनिफिट दिया है और मैंने बेनिफिट लिया है। समझ? देखिए, मुझे अब अस्सलाम वालेकुम के अंदर भी इकोनॉमिक्स नज़र आना शुरू होगी। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि हम फॉर एग्जांपल कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, कोई काम करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलाम करते हैं, कोई भी एक्ट आप उठा के देख लें उसमें इकोनॉमिक्स मौजूद है। जैसे आप अज़ान ही सुनते हैं, तो अज़ान के अंदर सुबह की जब फजर की अज़ान होती है तो उसमें भी आपको एक कंपैरिजन नज़र आता है। उसमें ये कहते हैं कि नमाज जो है वो बेहतर है किससे, नींद से, है ना। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी दिस इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन योर स्लीप एंड द प्रेयर। तो आप प्रेयर, यू हैव टू चूज़, यानी अगर आप सोना चाहते हैं तो उसके अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट हैं, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उसका अपना कॉस्ट एंड बेनिफिट है। समझ रहे ना बात? और अगर आप कहते हैं नहीं मैं नमाज पढ़ूंगा, तो आपका ये फैसला रैशनल डिसीजन होगा, यानी ये इकोनॉमिक डिसीजन होगा। रैशनल कहते हैं अक्लमंदाना, तो जो आप अक्लमंदी से फैसला करते हैं वो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं। बात समझ आई? तो आपको नमाज, और नमाज का ये पढ़ने का फैसला ही आपका इकोनॉमिक डिसीजन हो गया कि आपने अपने फ़ायदे के लिए नींद को छोड़ दिया और नमाज को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना? इसी तरीके से नमाज क्यों पढ़ रहे हैं?
आप कहेंगे जी हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम जो है वो मुसलमान हैं, हम जो है वो इसलिए पढ़ते हैं। तो लेकिन एक्चुअली जो है वो ये है कि अल्लाह ने भी फिर वही कॉस्ट एंड बेनिफिट रखा हुआ है कि अगर अगर हम अपने दीन के अहकामात पे अमल करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो हमें दोज़ख मिलेगी। तो जन्नत क्या है? अब जन्नत क्या है? जन्नत जन्नत बेनिफिट है। अब दोज़ख क्या है? दोज़ख जो है वो लॉस है। समझ आई बात? तो आपको अब नमाज पढ़ते हैं सवाब होता है, सवाब क्या है? बेनिफिट है। मेरी बात समझ आ रही? तो हर चीज़ के अंदर अब आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट, रैशनलिज्म ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप कभी किसी वलीमे पर चले जाए ना, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगा कि आप देखेंगे कि लोग अचानक दौड़ते हैं खाने की तरफ। तो वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मैं ही ले लूँ, यानी अपना बेनिफिट सबसे ज़्यादा कर लूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बेनिफिट को ज़रा ज़्यादा करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जा रही हैं, रैशनैलिटी की तरफ लेके जा रही हैं कि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बहरहाल ये अ लिटिल बिट मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर आप रैशनल डिसीजन करते हैं। अच्छा, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं थोड़ा सा। तो टॉपिक में मैंने आपको बताया कि अगर ये 2 चैप्टर्स हैं, एक डिमांड का चैप्टर है और एक सप्लाई का चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, जो मेरी तरतीब है। पहले ये पढ़ के फिर हम तीसरा जो होगा वो मार्केट की तरफ आएंगे, क्योंकि मार्केट में ये दोनों, क्योंकि डिमांड का ताल्लुक किससे है? डिमांड का ताल्लुक जो है वो बायर्स से है और सप्लाई का ताल्लुक किससे है? वो सेलर्स से है। और ये बायर्स और ये सेलर्स दोनों कहाँ होते हैं? ये बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट में होते हैं। लेकिन अभी मार्केट पे डिस्कशन नहीं करते। अभी फ़िलहाल मैं पहला चैप्टर जो शुरू कर रहा हूँ वो डिमांड से शुरू कर रहा हूँ, समझ गए? अच्छा, तो मार्केट के अंदर मैंने अभी बताया कि इसमें बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। तो हम तरतीब से चलेंगे। एक ऐसे मुहावरा है कि एक तोते को भी अगर आप डिमांड एंड सप्लाई सिखा देते हैं तो वो इकोनॉमिस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई आपको पढ़ा गया और आप उसको समझ गए तो समझें कि आपके लिए कोई मसला नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ टफ पेपर। ये सिर्फ कॉमन सेंस है। जो आप करते हैं मैं आपको बताऊं, ये जो आप देखते हैं वो सारा कुछ इसके अंदर है। आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे ये तो हमें पहले से पता है, ये तो हमें पहले से पता है। इसलिए पता है कि आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, यू आर डूइंग इकोनॉमिक्स। लेकिन अब आप उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे तो बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो ये आसानी से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो अब थोड़ा सा इसको अब शुरू करते हैं। तो पहला जो टर्म है मैंने आपको बताई वो क्या है? डिमांड है। डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड की क्या डेफिनेशन है? तो डिमांड की डेफिनेशन ये है कि डिमांड इज अ डिज़ायर विच इज सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड इज अ डिज़ायर विच इज सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर, विच इज सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स होती हैं ना, इसके अंदर थोड़ा सा ये ज़हन में रखना है कि आम लोगों से उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट ही होती है। तो मैं कहूँ जी मुझे डिमांड को उर्दू में वैसे तलब कहते हैं, तो मैं कहूँ मुझे पानी की तलब है, तो इकोनॉमिक्स में इसका मतलब ये नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में डिमांड के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन में आप ज़रा देखें। एक बात तो पता चल रही है कि डिमांड एक डिज़ायर है, और दूसरी बात इससे पता चल रहा है कि ये सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे, दो चीज़ों के ऊपर। एक क्या बात हो रही है कि डिज़ायर है, और दूसरी क्या बात हो रही है? परचेजिंग पावर। तो ज़रा देखें। अब इससे ये पता चला कि दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला, डिज़ायर का मतलब ये है कि आप चाहते हो, विलिंगनेस टू परचेज। विलिंगनेस टू परचेज का मतलब ये है डिज़ायर, आप चाहते हैं।
यू वांट टू परचेज समथिंग, ये विलिंगनेस का मतलब होता है रजामंदी, आपकी ख्वाहिश है। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश को डिमांड नहीं कहते इकोनॉमिक्स में, उसके लिए आपको दो कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है पावर टू परचेज, है ना, परचेजिंग पावर जिसे हमने कहा था, पावर टू परचेज। तो पावर टू परचेज मींस परचेजिंग पावर, है ना, परचेजिंग पावर। तो ये दो कंडीशंस, if these two conditions are simultaneously fulfilled, if these two conditions are simultaneously fulfilled, then this is called demand. अगर इनमें से एक कंडीशन भी पूरी ना हुई, अगर इनमें से एक कंडीशन भी पूरी ना हुई तो उसको डिमांड नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि मैं शिप खरीदना चाहता हूँ, तो शिप खरीदने की मेरी डिज़ायर है, लेकिन क्या मेरे पास उसको खरीदने के पैसे हैं, मेरे पास उसको खरीदने के परचेजिंग पावर है? अगर नहीं है तो फिर वो डिमांड नहीं है, वो सिर्फ डिज़ायर है। तो वो डिज़ायर जिसको सपोर्ट करे परचेजिंग पावर, देन वो है। मैं कहता हूँ मैं जहाज़ खरीदना चाहता हूँ, शिप खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं उसको खरीदने के, तो फिर वो जो मेरी डिज़ायर होगी वो डिमांड है। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब ये कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो पूरी होना ज़रूरी हैं। कौन कौन सी दोनों कंडीशन? एक विलिंगनेस टू परचेज और एक पावर टू परचेज। इफ दीज टू कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड, देन इट इज डिमांड, अदरवाइज वो डिमांड नहीं है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूँ कि मैं एक अमीर शख्स हूँ और लेकिन मैं प्राडो नहीं खरीदना चाहता, तो इसका मतलब ये है कि पावर तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तब भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड जो है वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव डिमांड है। इफेक्टिव डिमांड मीन्स कि आप खरीदना भी चाहते हो और आपके पास उसको खरीदने के पैसे भी हों। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डिमांड का। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिमांड के लिए ज़रूरी है कि वो परचेजिंग पावर के साथ साथ डिज़ायर और परचेजिंग पावर दोनों पूरी हों तो वो डिमांड है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगली चीज़ क्या है? नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रेजेंट किया था डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इसका ताल्लुक यूके से है। इसने ये लॉ ऑफ डिमांड दिया था और इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो लॉज हैं वो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल का मतलब ये है कि हमारा जो ताल्लुक है वो इंसानी रवैयों से है, इंसान से है। और आप जानते हैं कि इंसानों के जो रवैये हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो इंसानों के इकोनॉमिक टेंडेंसीज हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर्स हैं। तो इंसानों के रवैये बदलते रहते हैं। तो फिर ये बताइए कि उन रवैयों के को बेस बना के हमने लॉज बनाए हैं इकोनॉमिक्स के, तो वो कैसे कांस्टेंट हो सकते हैं? इसलिए जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं ना वो कंडीशनल होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो कोई ये नहीं होता कि वो हर वक्त पूरे हों। जो कंडीशन पूरी होगी तो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसमें जो लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट है वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट है अदर अदर थिंग्स remaining the same if the price of commodity if the price of the commodity
increases, if the price of the commodity increases, quantity demand decreases, and if the price of commodity decreases, quantity demand increases। ये है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। मेरी बात समझ आ रही? यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली चीज़ है, इसको अगर हम छोड़ दें, इस वाली चीज़ को छोड़ दें, यहाँ से आगे पढ़ें कि अगर प्राइस किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये सबको पता है, आप बताएं, आपको नहीं पता? जिस चीज़ की कीमत बढ़ती है वो महंगी हो जाती है, तो क्या आप उसको ज़्यादा खरीदते हैं? आप उसको कम खरीदते हैं। तो ये बात लॉ ऑफ डिमांड है। देखें, मैंने यही कहा ना कि आपको चीज़ें सारी आती हैं, सिर्फ आपको ये लाज की शक्ल में उसको पढ़ना पड़ेगा, या कुछ कि आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको ना पता हो। आपको सारा चीज़ें पता हैं। अगर आप मार्केट में रहते हैं, अगर आप मार्केट में विजिट करते हैं, आप एक जो है आपके लिंक्स हैं, तो आपको ये चीज़ें बड़ी जल्दी समझ आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर दूसरी बात है कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, प्राइस अगर कम हो जाए तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब चीज़ सस्ती हो जाएगी, प्राइस जब कम होगी तो चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर आप उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस बढ़ प्राइसेस के बढ़ने से जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, ये पहली बात है। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है, प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस, और अब आप बताइए ये कौन सा फंक्शन बन गया? देखें, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है। कौन सा फंक्शन बन गया? नेगेटिव। बिल्कुल सही कहा, नेगेटिव फंक्शन है। तो अब हम इस चीज़ को समझें इस तरीके से कि अगर मैं ये लिखूं, QD मीन्स क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ P फॉर प्राइस। P का क्या मतलब है? P का मतलब है प्राइस, और QD का मतलब है क्वांटिटी डिमांड। समझ गए? इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड। अब मैंने इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखा है, तो फंक्शनल फॉर्म में लिखा है कि QD इज अ फंक्शन ऑफ P। कल समझाई थी ये बात कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और इज अ फंक्शन ऑफ का क्या मतलब होता है? कल बताया था, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। तो इसमें कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट हो गया? फिर ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और प्राइस क्या हो गया भला? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर कल कोई लेक्चर नहीं आप लोगों ने लिया तो कल वो वाला लेक्चर आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने, ताकि ये आपको ये बात समझ में आए। क्योंकि अगर कल का लेक्चर नहीं समझ आएगा तो अगला लेक्चर भी प्रॉब्लम करेगा आपको। ये इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर भी मिस करने का मतलब ये है कि आपको समझ नहीं आती हैं बातें, क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक हर लेक्चर दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसलिए आप पहला लेक्चर अगर नहीं लिया तो उसको सुने लाजमी। अच्छा, ये समझ आ गई बात? मैंने कल बताया था कि फंक्शन है, और अब ये कौन सा फंक्शन है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कहेंगे कि क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। समझ गए? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है,
और प्राइसेस के कम होने से जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। दिस इज नेगेटिवली रिलेटेड। अब आप मुझे बताएं, ये लॉ मुश्किल है? क्या मुश्किल है इसके अंदर कि अदर थिंग, अभी अदर थिंग रिमेनिंग द सेम को भी छोड़ दें, यहाँ से शुरू कर लें, ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ तक यही बात है ना, ये मैंने इसको वर्ड्स में लिखा है, ये मैंने नोटेशन में लिख दी, यही वाली बात, तो ये सारी सेम ही है यहाँ तक, ये वाली बात यहाँ से लेके ये सारी यही है ना, ये सारी यही है कि प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि वो इकोनॉमिक्स के लोग जहाँ पे थोड़े से उनके लिए नंबर कटते हैं, वो ये कि वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट नहीं करते। वो कहते हैं ये तो प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप है, और बोलते हुए क्या करते हैं, प्राइस के बजाय पहले डिमांड बोल देते हैं। तो भाई इधर लिखना ऐसे ही है कि पहले डिपेंडेंट वेरी, जब फंक्शनल फॉर्म में लिखना है फिर तो ऐसे ही लिखना है, पहले डिपेंडेंट आएगा फिर इंडिपेंडेंट आएगा। लेकिन जब बोलना है तो आपने पहले इंडिपेंडेंट को चेंज करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट चेंज होगा तो डिपेंडेंट चेंज होगा ना। तो आपने कहना है कि प्राइसेस के ही कम होने से डिमांड बढ़ती है। समझ आई बात? ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, और फिर डिमांड के बढ़ने से ऐसे शुरू कर देते हैं। भाई डिमांड के बढ़ने से वो कहानी लैदा है, ये प्राइसेस का डिमांड पे इफेक्ट है, डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट भी होता है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। लॉ ऑफ डिमांड वो नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड इम्पैक्ट बताता है। इम्पैक्ट ऑफ व्हाट? इम्पैक्ट बताता है किस चीज़ का? इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड, यानी इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड बताता है, ना के इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस बताता है। मेरी बात जरा गौर से सुने। इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड बताता है लॉ ऑफ डिमांड, इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस नहीं बताता। वो भी होता है लेकिन वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं है, वो आगे चलकर आएगा, जब अगले लेक्चर्स में जाएंगे तब बात करेंगे। इसको समझिए ज़रा कि ये इसमें प्राइस का इम्पैक्ट जो है वो डिमांड के ऊपर जा रहा है। क्लियर होगी ये बात आप लोगों को? तो इसलिए जब भी फंक्शनल फॉर्म में लिखना है तो पहले डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, लेकिन जब उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है तो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे कि इसमें तब्दीली की वजह से इसमें तब्दीली आती है, और वो कैसे आती है वो ऊपर लिखी हुई है कि ये अगर चेंज होके बढ़ जाए तो ये क्या करेगी, डिमांड कम हो जाएगी, और अगर ये प्राइस कम हो जाए तो डिमांड क्या करेगी। तो इसलिए ये अपने आप को इस चीज़ पे कन्विंस करें कि दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड रादर देन द इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। समझ आ गई बात आप लोगों को? तो लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में रखें कि डिमांड ऑन प्राइस जो है वो भी होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ रहे ना, वो अभी हमारे अभी आया नहीं है, जब आएगा मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ये क्लियर होगी बातें? अच्छा, अब आ जाइए कि नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि हेलो, अच्छा जी, अब है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का क्या मतलब है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब मैंने आपको बताना, यानी ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये वाली बात मैं अब कर रहा हूँ, ये अभी हमने मिस की हुई, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, ठीक है ना जी, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम का क्या मतलब। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब है, other thing remaining the same, assumptions, conditions,
ये कंडीशंस या सेट्रस पेरिबस, ये सारी एक ही चीज है, ये एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम कह लीजिए, अजम्पशन कह लीजिए, कंडीशंस कह लीजिए, या सेट्रस पेरिबस कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये सेट्रस पेरिबस का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम है या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, एक ही बात है। सुने, बात ये है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या assumptions या सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या है? मतलब इसकी इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसकी नहीं कि assumption किसे कहते हैं। assumption which we hold constant in order to prove any law। अब इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ आएगा उसके assumptions किसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो आप एक दफ़ा आज समझ लेंगे तो आपके लिए ये इशू नहीं रहेगा। कैसे भला कि अजम्पशन का मतलब मैंने बताया कि अजम्पशन वो वेरिएबल हैं, वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता हो, लेकिन हम उसे किसी लॉ को प्रूफ करने के लिए कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? है वो वेरिएबल, बदलता है, चेंज होता है, लेकिन वो वेरिएबल जिनको हम लॉ को प्रूफ करने के लिए कांस्टेंट फर्ज कर लेंगे वो अजम्पशन बन जाएंगे, कंडीशन कहलाएंगे, या उसको सेट्रस पेरिबस कहेंगे, या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम कहेंगे, एक ही बात। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ये कहते हैं कि एक एक चीज़ है, वो है ए, वो बदलती है मीन्स कभी वो ऊपर जाती है, कभी वो नीचे जाती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो उसको प्रूफ करने के लिए हम कहते हैं कि नहीं, ये कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट के लिए हम ऊपर बार लगाते हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बन गया, ये सेट्रस पेरिबस हो गया। मेरी बात समझ आई? इस तरह मौसम है, वेदर, तो हम कहते हैं कि वेदर क्या है, बदलता है, लेकिन हम अगर लॉ के अंदर आ जाएंगे, किसी भी लॉ में फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं मौसम नहीं बदलता, तो वो क्या बन जाएगा, उसे हम कहेंगे ये सेट्रस पेरिबस है, या अजम्पशन है, या कंडीशन है, या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो ये ज़हन में रखें कि जो 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 अजम्पशंस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं असल में, लेकिन हम लॉ के अंदर उनको कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। समझ आ गई बात? तो कांस्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं होता। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इधर बात ये अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम समझ आ गए ना आप लोगों को? तो इसका मतलब ये अभी, लेकिन अभी इसमें क्लियर करना है कि इधर 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 इसका क्या मतलब है। ये तो मैंने जनरली समझाया ना कि ये किसी भी लॉ में, इकोनॉमिक्स के हर लॉ के शुरू में आपको ये जो है वो नजर आएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या सेट्रस पेरिबस। ना भी लिखा हो तो आपने उसकी स्टेटमेंट जो भी इकोनॉमिक लॉज की शुरू करनी है वो आपने उसके अंदर शुरू में ये लफ्ज़ लाजमी लिखना है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स के लॉ की स्टेटमेंट शुरू ही इन वर्ड्स से होगी। अगर ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम नहीं लिखना तो आप एक लफ्ज़ और लिख सकते हैं सिर्फ, वो ये है कि या ये लिख लें या ये लिख लें। सेट्रस पेरिबस का मतलब भी यही है। ठीक है ना जी? तो करना क्या है, अब ये हर लॉ के अजम्पशन जारी सी बात है अलग अलग होंगे, तो वो हम लॉ ऑफ डिमांड पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो डिस्कस करें, मुझे आप ये बताइए कि लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट समझ आई है आपको कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइसेस के कम होने से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और ये नेगेटिव फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ये चीज़ हमारे जहन में आ गई तो हमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद भी यहाँ पे इसका डाटा जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर पी लिख लूँ, इधर क्यू डी लिख लूँ, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, प्राइस और क्यू डी। ये देखें, ये प्राइस है और ये क्यू डी है, दो वेरिएबल हैं। फिर ये प्राइस है और ये क्यू डी है। तो मैं फर्ज करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ऐसे कि कोई भी डाटा लेके मैं लिखता हूँ
कि प्राइस जो है वो या बढ़ रही है या प्राइस जो है वो कम हो रही है, तो मैं जनरेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्राइस 10 रुपये है, फिर वो 8 रुपये हो गई, फिर वो 6 रुपये हो गई, फिर वो 4 रुपये हो गई, फिर वो 2 रुपये हो गई, है ना। तो प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। और अब आप बताएं अक्ल की बात क्या है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड क्या करेगी, बढ़ेगी ना। हाँ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि पहले 10 रुपये थी तो आप 5 चीज़ें खरीदते थे, अब वो 8 हो गई है तो आपने कितनी कर दी है, बढ़ाएंगे या कम कर देंगे। प्राइस कम होने से आप डिमांड ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, तो आप ज़्यादा करेंगे ना, 10 कर देंगे, फिर 15 कर देंगे फॉर एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल 20 कर देंगे, 25 कर देंगे, नोटिस कर लें। तो क्या मुश्किल है इसमें, मुझे बताइए। तो आपने खुद ही जनरेट कर लिया डाटा, क्योंकि ये नेगेटिव फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कहेंगे इन दिस कॉलम, in this table there are two columns. In first column we have shown the prices, and the second column we have shown the quantity demand. If we are reading it from top to bottom, we can see the price is falling from 10 rupees to 8 rupees, and quantity demand is increasing from 5, जो भी इसका यूनिट होगा, फॉर एग्जांपल किलोग्राम है तो ये डिमांड आप फॉर एग्जांपल अगर किलोग्राम में लेके जा रहे हैं तो 5 किलोग्राम प्राइस। और ये प्राइस भी बता देंगे कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में लिखें रुपीज़ के अंदर, तो आपने इफ प्राइस हैज़ फॉलन फ्रॉम 8 to 6 rupees, द क्वांटिटी डिमांड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 10 किलोग्राम to 15 किलोग्राम। तो क्या मुश्किल है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप एक एक प्राइस और एक एक डिमांड पे डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जनरली लिख सकते हैं कि प्राइस हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 10 rupees to 2 rupees, and quantity demand has increased from 5 kilogram to 25 kilogram। और आप मुझे बताइए ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, वो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो ये ग्राफ आपने बनाना है इसका, ये मैं ऐसे जनरली बना देता हूँ आप लोगों को। तो ये इधर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे y और x एक्सिस नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे अपना वेरिएबल लिखना है, और इधर ये करना है कि हमने इस जगह पे प्राइस लिखना है और इस जगह पे डिमांड लिखना है। ये हमें याद करना पड़ेगा कि प्राइस को हमने y एक्सिस पे लिखना है और डिमांड को हमने x एक्सिस पे लिखना है। और अब आपको कल मैंने डायग्राम बनाना सिखाया था, आपने उसी तरीके से इसको बनाना है। जब आप इसको बनाएंगे, मैं बना नहीं रहा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एक कर्व बन जाएगा नेगेटिवली स्लोप। जब वो बनेगा तो आपने इसको नाम देना है डी डी। डी डी का मतलब क्या होगा, डिमांड कर्व। डी डी का मतलब क्या होगा, डिमांड कर्व, ठीक है ना। और ये क्या है, ये लेफ्ट टू राइट क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोप है। मेरी बात समझ आ गई। तो ये आप लोगों ने इसको ड्रॉ करके आना, इसको ड्रॉ करके देखना है। और ये यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पॉइंट्स लिख लें, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ए पॉइंट आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा, यहाँ पे ई आएगा। इस तरीके से यू कैन कंस्ट्रक्ट द डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व क्या है, नेगेटिवली स्लोप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है, वही ये सारी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है, और यही स्टेटमेंट ऑफ द लॉ को हमने टेबल की शक्ल में भी वही चीज़ बयान की है, और वही चीज़ हमें ग्राफ में भी नजर आ रही है। कि देखें ज़रा यहाँ पे, अगर इस जगह पे देखें, ए पॉइंट पर देखें, ऐसे रफली मैं कह रहा हूँ, ये बी पॉइंट पे देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ए पर प्राइस 10 है तो यहाँ पे डिमांड कितनी है, 5 है। और बी पर अगर प्राइस जो है वो 8 है तो ये डिमांड कितनी है भला, 10 है। ये मैंने रफ बनाया लेकिन आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने सही बनाना है, ठीक करके बनाना है। कल मैंने तरीका बताया था कैसे बनाना डायग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे अगर ए से बी पॉइंट पर हम मूव करें, ए से बी पॉइंट पर अगर हम मूव करें तो देखें प्राइस जो है वो कम हुई और डिमांड जो है वो बढ़ गई। देख लें ए से बी, लास्ट डिमांड है ना, कि प्राइस ए से बी पर जाएं तो डिमांड प्राइस जो है 10 से 8 पे आ गई, और जो डिमांड है वो 5 से 10 पे चली गई। तो वो यही चीज़ आ गई ना कि प्राइसेस के कम होने से डिमांड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर हम बी से ए पर जाएं तो देखें बी पर प्राइस 8 है, ए पर प्राइस 10 है, तो क्या होगा,
प्राइस इसका मतलब बढ़ गई, और प्राइसेस के बढ़ने से क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और वो 10 से कहाँ पे आ जाएगी, 5 से। यानी ए से बी पर चले जाएं तो ये 10 से 8, और ये 10 से 5 से 10, और अगर बी से ए पे चले जाएं तो ये 8 से 10 और ये 10 से 5 पर आ जाएगी। यानी या तो इस तरफ को जाएंगे या फिर इस तरफ को जाएंगे। क्लियर होगी बात आपको? तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। अभी भी जो चीज़ इसमें मिस है, जो अभी आपको नहीं मैं बता रहा, वो है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें तो हमने कहा कि क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो अब ये चीज़ समझनी है कि क्या इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। देखें, जब हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और साथ हम आप बताएं, जब आप बाज़ार में जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं, किसी चीज़ की डिमांड के लिए आप क्या क्या देखते हैं? तो आप सबसे पहले जब दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, चलें बताएं। अब चूंकि ये फेस टू फेस, नॉर्मली लोग कहते हैं जी हम जाके कहते हैं कीमत क्या है, हालांकि ऐसा नहीं है। नॉर्मली सबसे पहले जाके सलाम करते हैं आप, या जस्ट किडिंग। आप लोग इतनी वो बात सुन के अभी तक ना वो हो रहे होंगे, तो इसकी थोड़ा सा ऐसे बात करो। तो बार सलाम के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंसर्न होता है किसी भी चीज़ की डिमांड के लिए, वो आप कीमत से बात करते हैं, कीमत क्या है। तो लेकिन कीमत के अलावा भी तो फैक्टर्स होते हैं ना जो आप देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इनकम की बात करते हैं, तो इनकम, वाई का मतलब क्या है, इनकम। इकोनॉमिक्स में वाई का जो सिंबल है वो इनकम के लिए यूज़ होता है। पी किसके लिए यूज़ होता है, प्राइस के लिए यूज़ होता है। तो आप इनकम भी तो देखते हैं ना, कि आपकी इनकम ज़्यादा है तो फिर आप डिमांड ज़्यादा करेंगे, अगर आपकी इनकम कम है तो उसके मुताबिक। इसके अलावा आप टी देखते हैं, टी मीन्स टेस्ट। आप टेस्ट देखते हैं, टी फॉर टेस्ट, तो टेस्ट है आपका कि नहीं उस चीज़ के लिए। फिर आप डब्ल्यू देखते हैं, डब्ल्यू का क्या मतलब है, वेदर। कोई चीज़ खरीदने से पहले उसमें देखते हैं उसका मौसम है या नहीं है। फिर आप फैशन, एफ, एफ का क्या मतलब है, फैशन। तो फिर आप फैशन देखते हैं कि फैशन है उस चीज़ का कि नहीं है, किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहे हो। फिर आप क्या देखते हैं कि उसकी जो है वो एन, एन का क्या मतलब है कि और कितने लोग, इधर उधर दुकान में भी देखते हैं कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं इस चीज़ को खरीदने वाले, यानी और कितने लोग इस चीज़ को खरीद रहे हैं। नहीं भी आप देखते तो दुकानदार बताता है आपको कि बाजी ये ना सारी चीज़ बिक गई है और आपके लिए रह गई, बाकी तो दुनिया ले गई सारी। या जनाब ये सूट जो है ये बस आखिरी पीस है, या ये जूती आखिरी है, दुनिया ले गई सारी। तो आप कहते हैं अच्छा दुनिया ले गई तो मैं भी ले जाता हूँ या मैं भी ले जाती हूँ। तो वो आपको आप प्राइस भी फिर नहीं देखते, फिर आप सिर्फ बंदे देख के ले लेते हैं कि सब ने लिया मैं भी ले लेता हूँ। समझ रहे हैं बात? इसी तरीके से और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे आप ये प्राइस अगर फर्स्ट, ये डिमांड फर्स्ट कर लें किसी ए चीज़ की है तो ये प्राइस उसी ए चीज़ की है, समझ रहे हैं ना? तो अब आप ये भी तो देख सकते हैं कि दूसरी चीज़ की प्राइसेस क्या है, इसे हम प्राइसेस ऑफ आर कहते हैं, पी आर। पी आर का क्या मतलब है, इसका मतलब है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि इन जैसी और चीज़ों की कीमत भी तो देखेंगे ना, कि और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस जैसी हैं और उनकी कीमत क्या है, तो फिर आप उसके मुताबिक डिसीजन करेंगे। इसी तरीके से आप फिर देखेंगे कि शाहरुख खान ने क्या कहा है, फिर आप ये देखेंगे कि कटरीना कैफ क्या कहती है, यानी एडवर्टीजमेंट, ए फॉर एडवर्टीजमेंट। ये मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको बाद में ये नोटेशन समझ नहीं आनी। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो आप देखेंगे, नहीं समझ आई? तो एडवर्टीजमेंट भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। समझ गए ये सारी बातें? इसका मतलब ये है कि प्राइसेस, इनकम, टेस्ट, वेदर, फैशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट, और पता नहीं कौन कौन से फैक्टर होंगे जो किसी एक चीज़ की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मैंने ये डॉट्स लगा दिए हैं कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी चीज़ की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि जो यहाँ पर बात की गई थी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या अदर थिंग्स नहीं तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, थिंग्स या फैक्टर्स।
अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। तो वो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मार्शल जिसने ये ला दिया था, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, वो इस चीज़ को जानता है कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस से इफेक्ट नहीं होती है, और भी फैक्टर होते हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। लेकिन वो कहता है कि ये अगर डिमांड एक ही और प्राइस एक ही है, तो यहाँ से लेके यानी ये सारी चीज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या होंगे? ये अदर फैक्टर्स होंगे। समझ आई बात? इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे अदर फैक्टर्स। और ये वही हैं जो यहाँ बात की थी, अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। तो उस वक्त मैंने अधूरी बात की थी, मैंने सिर्फ कहा था, यहाँ पे ये देखिए, मैंने कहा था क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये देखिए मैंने ये लिखा था यहाँ पे आपके सामने, ये आपके सामने मैंने कहा था क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये मैंने आपके सामने कहा था। तो मैंने प्राइस और डिमांड की बात की, क्योंकि लॉ में यही सारी बातें, लॉ में प्राइस और डिमांड की बात की है, लेकिन अदर फैक्टर्स उसने कहा हैं सही जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपने उसको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना। फैक्टर्स को क्या कर दिया था वहां पे? अदर फैक्टर्स को जी, अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई थी। आपको मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि अदर फैक्टर्स भी मौजूद हैं इसके अंदर, जो कि क्या करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे कि इनके ऊपर हम लगाते हैं बार। जैसे ये मैंने बार लगाई, ये बार लगाई। बार का मतलब है कि मैं इनको कांस्टेंट फर्ज कर रहा हूँ, ये इनके ऊपर भी सारे। तो मैंने अभी अजम्पशन की डेफिनेशन में आपको कहा था कि अजम्पशंस का मतलब है वो वेरिएबल जिनको हम कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। अजम्पशन वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? इनकम वेरिएबल नहीं बदलती है ना? इनकम, टेस्ट बदलता है, वेदर बदलता है, फैशन बदलता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर बदलते हैं, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स बदलती हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स बदलते रहते हैं। तो ये सारे ही वेरिएबल हैं। लेकिन इन वेरिएबल के ऊपर जब हम बार लगा देंगे, जैसे ये मैंने बार लगाई है, ये बार लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? ये अजम्पशन बन जाएंगे। और अजम्पशन की डेफिनेशन अभी बताई थी कि अजम्पशन वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। तो इसलिए आप, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि हमें पता है कि ये फैक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट हम देखना ही नहीं चाहते। हम इनको कांस्टेंट फर्ज करते हैं और सिर्फ प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट देखते हैं। यही उसने बात की कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी इसका मतलब अदर फैक्टर्स वो मानता है कि हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उनको वो कहता है कि मैं फर्ज कर लेता हूँ कि वो कांस्टेंट है। तो सिर्फ मैं क्या फिर देखता हूँ? मैं सिर्फ इम्पैक्ट देखता हूँ प्राइस का, किसके ऊपर? डिमांड के ऊपर। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, और वो क्या रिलेशनशिप है? वो नेगेटिव। यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात आपको? तो ये अजम्पशन भी समझ आ गया आप लोगों को कि क्या क्या है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये कि हम इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और इधर क्या लिखें? अदर फैक्टर्स, एंड अदर फैक्टर्स, और इसके ऊपर बार लगा दें। समझ आई बात? बार लगाने का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है, तो ये अदर फैक्टर्स बन गए सारे। क्लियर होगी बात? और अदर फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? सेट्रस पेरिबस कहते हैं। तो सेट्रस पेरिबस ये हो गया सारा, ये वाला सारा सेट्रस पेरिबस हो गया, ठीक है ना जी? तो सेट्रस पेरिबस ये हो गया, ये सारा सेट्रस पेरिबस है, ये सेट्रस पेरिबस, यानी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। तो बाकी क्या बचा? प्राइस
प्राइस बची, और क्या बचा, प्राइस बची, और क्या बचा, ये प्राइस, सॉरी, ये प्राइस बची हमारे पास, और क्या बचा, और डिमांड बची। तो ये आपके पास डिमांड, तो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है, लेकिन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, अजम्पशंस कहते हैं इनको। और अजम्पशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें बाकी फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं तो चेंज नहीं होती। यानी इन सब का मतलब ये है कि assumption means those variables which we hold constant in uh, in order to prove any law। तो ये हर लॉ में होंगे, लेकिन हर लॉ में मुख्तलिफ होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप कोई भी आगे लॉ ऑफ सप्लाई आएगा तो उसके भी शुरू में आपने एक लफ्ज लिखना है, यही वाला कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, लेकिन उसके अदर थिंग्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, फैक्टर्स उसके और होंगे। लेकिन उनको उससे ये पता चलता है कि ये एक चीज जो ये वाली चीज है, इसको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और लॉ किसको कंसिडर कर रहा है। लॉ जिसको कर रहा होगा वो उसको एक्सप्लेन कर देगा, जैसे यहाँ प्राइस को कर दिया इसने, और जिसको नहीं करेगा उसको कहेगा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, तो वो उनका फैक्ट नहीं देखना चाहता। लेकिन हम अगला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लॉ से हटकर जो चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें हम इनका फैक्ट भी देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन लॉ में ये चीज़ शामिल नहीं है। तो आप लोगों को अजम्पशंस समझ आ गए, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो आप कहेंगे व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो आप कहेंगे income should not change, taste should not change, weather should not change, fashion should not change, number of the consumers should not change, prices of the related goods should not change, advertisement should not change, है ना। और भी मतलब आप चीज़ें कह सकते हैं कि वो चेंज ना हो, जो कि मैंने डॉट्स में डाली, तो बहुत सारी हैं, सारी तो नहीं बताई जा सकती। तो 7-8 अजम्पशन जो मेन है वो बता देने हैं, वो मैंने बता दिए आप लोगों को। और अगर डू नॉट चेंज ये सारी चीज इसमें ले, और उसके बाद बाकी वही चीज बच गई कि प्राइस, फिर बाकी लेकिन आपने बार लगा के इनको कांस्टेंट कर लिया। अब जो और एक ये डी बचा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, वेरिएबल बचा है वो सिर्फ एक बचा है, बाकी ये सारे बन गए अजम्पशंस या सेट्रस पेरिबस या कंडीशंस बन गई हैं। ये अब चेंज नहीं होंगी, अब सिर्फ इसका इफेक्ट इस पे जाएगा, यानी प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे जाएगा। तो ये है जी लॉ ऑफ डिमांड। पहले हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया, उसकी स्टेटमेंट बताई, और उसके बाद उसका हमने डाटा खुद से टेबल जनरेट की, फिर उसका हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की, फिर मैंने आपको एक लफ्ज़ समझाया सेट्रस पेरिबस क्या होता है, या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम क्या होता है, वो आपको समझ आ गया। तो यहाँ तक इसको लेके चलें हम लोग, बाकी इंशाल्लाह ताला कल फिर हम मज़ीद इस पर बातचीत करेंगे। लॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लॉ की कुछ चीज़ें अभी रहती हैं। लॉ की अभी हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक लॉ की स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है लॉ की, ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, फिर लॉ का टेबल पढ़ा है, फिर लॉ का ग्राफ पढ़ा है, और लॉ के हमने अजम्पशंस पढ़े हैं। अजम्पशंस ये हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसको ये सर्कल किया हुआ मैंने ये वाले, इनको अदर फैक्टर्स भी कहते हैं, इनको अजम्पशंस भी कहते हैं, ठीक है ना, अजम्पशंस, और इनको सेट्रस पेरिबस, ये अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बन गए, ठीक है ना जी। इस तरह ये सेट्रस पेरिबस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बन गया, समझ गए, या इसको कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बन गया, समझ गए। तो ये आपसे पूछें तो आप नहीं बताना, इनको अदर फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स। या एक और आखिरी बात आपसे कर दूं, इनको एक और नाम भी देते हैं, इनको कहते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। हालांकि इसमें भी प्राइस मौजूद है, लेकिन ये उस चीज की अपनी प्राइस नहीं है, इसलिए इसको नॉन प्राइस ही कहते हैं सब।
तो नॉन प्राइस फैक्टर्स या इनको क्या कहते हैं, अदर फैक्टर्स, समझ गए बात। तो ये यहाँ तक हम इसको लेके चलते हैं, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला कल फिर दोबारा मुलाकात करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।